हाँ, नमस्कार साथियों। अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपने जो क्लासें जो राजस्थान अध्ययन की चल रही थी अच्छे से लगाई होगी। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको कहा था कि अपने राजस्थान अध्ययन के साथ साथ में अपने क्या करेंगे, साथ साथ में हिंदी भी शुरू करेंगे। तो हिंदी की क्लास भी अपने आज पहली क्लास है हिंदी की और शुरू कर रहे हैं। और ये हिंदी व्याकरण में कंप्लीट अपने इसमें बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एल एल फर्स्ट इसमें जितना भी व्याकरण आएगा और L2 में और सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में और RAS में और BSTC में और PTET में। अब वर्तमान में क्या चल रही है, अभी वर्तमान में एग्जाम आने वाले BSTC के और PTET के, इसके एग्जाम आने वाले हैं। और इसलिए इनमें जो टॉपिक है, जो कॉमन टॉपिक है वो उठाए गए हैं। और इनमें तो है ही है कॉमन टॉपिक, जैसे मान लो कि L फर्स्ट में है, L2 में है और सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, RAS में, ये सारे टॉपिक जो दे रखे हैं ना, ये 13 के 13 टॉपिक है, ये सारे के सारे इन सभी में हैं। परंतु इनमें बाकी जो इनमें टॉपिक है ना वो इनमें नहीं है। इसलिए जो पहले टॉपिक यानी इनके एग्जाम आने वाले, इसलिए जो इनके पहले जो टॉपिक है ना ये पहले उठा करके और ये करवा दिए। वैसे तो करवाना चाहिए, अपने वर्ण विचार पहले करवाना चाहिए ताकि आगे वर्णमाला के बारे में सभी को समझ में आ जाए। और इसलिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने यानी संधि से शुरू करेंगे। तो जो हिंदी का सिलेबस है वो संधि से शुरू करके उसके बाद में उपसर्ग पढ़ाएंगे, प्रत्यय पढ़ाएंगे और शब्द शुद्धि और समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि और युगम शब्द और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे और कहावतें और वाक्य विचार, इन सभी के बारे में बात करते हुए ये कंप्लीट करेंगे। 13 टॉपिक है, ये 13 टॉपिक जल्दी अपने पूरा कर देंगे। और उसके बाद में जितना भी बचा हुआ सिलेबस है वो सारा का सारा इसमें उठाएंगे। इसमें सारा बाद में L1, 2 और जो रीट की जितने भी एग्जाम है, रीट में जितने भी जो टॉपिक आएंगे ना वो सारे के सारे इसमें कवर करवा देंगे। तो रीट में जैसे मान लो कि वर्ण विचार है, बहुत सारे टॉपिक है, वर्ण विचार से शुरू करते हैं वहां से, और बहुत सारे अदरवाइज जो भी टॉपिक है वो सारे के सारे उठाएंगे और बचे हुए टॉपिक है वो सारे करवाएंगे और उसका रिपीट भी करवाएंगे और उसका अपने जो टेस्ट है वो भी साथ साथ में करवाएंगे। तो हिंदी की क्लास अब बंद नहीं होगी और हिंदी की क्लास कंटिन्यू चलेगी और इसके साथ साथ में किसी भी प्रकार से यानी कोई यानी अपने कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ये पूरी करेंगे सारे टेस्ट के माध्यम से और डिस्क्रिप्टिव के माध्यम से और सारा यानी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो ये सारी चीजें अपने पूरी करते हुए आगे चलेंगे। तो आज अपने पहली क्लास अपने संधि से शुरू करते हैं। तो वैसे तो अपने वर्ण विचार के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसमें, और करने के बाद में फिर अपने यानी संधि पे बात करेंगे। चलते आगे, यानी संधि का टॉपिक अपने शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहले अपने संधि की परिभाषा, संधि के बारे में अपने बात कर लेते हैं और उसके बाद में अपने संधि शब्दों पर आएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि संधि कहते किसे हैं। संधि किसे कहते हैं, वह वर्ण यानी वर्ण, ये वर्ण आते हैं, ये देखो सारे सारे, ठीक है ना। कितने वर्ण आगे बात करेंगे अपने, वह वर्ण अर्थात स्वर, स्वर भी आएंगे वर्ण में और व्यंजन भी आएंगे और विसर्ग भी आएंगे। विकार परिवर्तन यानी विकार, वह वर्ण विकार, जो वर्ण में विकार जो दो वर्णों के पास पास आने के फलस्वरूप घटित होता है, संधि कहा जाता है। यानी वह वर्ण विकार, इसमें संधि में क्या होता है, वर्णों में विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन आएगा, और दोनों यानी दोनों वर्णों के पास पास आने से जो परिवर्तन होता है उसका जो परिणाम यानी घटित होता है उसे अपने क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब बात आती है वर्ण क्या चीज है। तो वर्णों के बारे में, यानी हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, ये बात अपने सारे जानते हैं। यानी हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण है। कितने वर्ण हैं, ध्यान रखना भी है सारी, यानी हिंदी में 44 वर्ण है जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में। एक में तो है स्वर और दूसरा इसमें है व्यंजन। अब देखो स्वर और व्यंजन, यानी 44 वर्णों को स्वर और व्यंजन में बांट दिए।
स्वर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी यानी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अपने क्या कहते हैं? उन्हें अपने स्वर कहते हैं। यानी अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। जैसे मान लो कि बात करेंगे आगे, ये टोटल कितने होते हैं? ये 11 होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? वर्ण 44 होते हैं, और उसमें स्वर कितने होते हैं? 11, और बाकी बचे हुए कितने? 33। वो क्या अपने काउंट होंगे? वो हो गए अपने व्यंजन। इसलिए स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये टोटल यानी 11 के 11 क्या है इसमें? यानी स्वर माने जाते हैं। तो इसमें ये वर्ण की बात आ गई। वर्ण कौन से होते हैं? टोटल कितने होते हैं वर्ण? उनमें से स्वर और व्यंजन वर्ण, उसमें से 11 स्वर आ गए। और बाकी अपने बात करते हैं, यानी इन्हीं वर्णों को, इन वर्णों यानी इन स्वरों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इन स्वरों को और कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। एक नंबर तो होता है ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। यानी ह्रस्व स्वर जिनको लघु स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और एक दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उच्चारण में यानी बोलने में, उनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, उन्हें अपने क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से? यानी अ और ई, उ और री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ये 4 इसमें जो माने जाते हैं वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएंगे। बाकी इसमें बच के 7 स्वर, यानी वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत काउंट होंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से यानी ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, उन्हें अपने क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। उन्हें अपने क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। ये कितने होते हैं संख्या में? 7 होते हैं। और इनमें आ, यानी अब ये जो ह्रस्व स्वर है ये छोड़ दो, और यानी 11 में से ये छोड़ देंगे, उनमें से जो बचे हुए वो सारे ह्रस्व स्वर के यानी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इन 7 को अपने क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त का मतलब है ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। अपने आप में ये क्या नहीं है? ये स्वतंत्र नहीं है। ये 2 स्वरों के मेल से यानी ह्रस्व स्वरों के मेल से ये क्या है? ये मिलकर के बनते हैं। जैसे मान लो कि ए और ए, ये क्या बन गया? आ बन गया। ठीक है। उसके बाद में ई और ई मिलकर के क्या बन गया? यानी दीर्घ ई बन गया। ई, इसको इसका उच्चारण यानी इसमें यानी ज्यादा समय लगेगा। इसमें ए, ई, उ, री ऐसे बोलेंगे, इनमें बोलेंगे आ, तो बोलने में समय यानी जो बोलने में समय लग रहा है वो इससे डबल लग रहा है, इसे यानी इससे दुगुना समय लग रहा है, इसलिए अपने क्या बोलेंगे? दीर्घ। तो इसलिए ये देखो आ, इसका उच्चारण है ई, इन न होकर के ई, इसको यानी बड़ी मात्रा यानी कह सकते हैं अपने, इसमें डबल समय लगेगा, और इससे यानी ह्रस्व स्वर से ये क्या है? इसका समय उच्चारण में ज्यादा लगता है। और जैसे ये बोलेंगे तो यानी ऊ और ए और आई, यानी ये देखो ऊ कैसे बना? ऊ और ऊ मिल करके ऊ, और ए और ई मिल करके आई, और ए यानी ए और ए मिल करके आई, और ए और ऊ मिल करके ओ, और ए और ओ मिल करके औ। ऐसे ये स्वर बन जाएंगे। इन्हें अपने क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर बोलेंगे। पहली बात तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें पीडीएफ यानी मैं भेज दूंगा, परंतु इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि बराबर में क्लास लग रही है और साथ साथ में आप शॉर्ट में आप लिखते जाओ, और ताकि आपको याद रहे और आप अपने नोट्स बनाते रहो, क्योंकि ये आपको हमेशा के लिए चाहिए ही चाहिए। और जब आपके हाथ से नोट्स बने होंगे तो आपको कहीं मतलब यानी भूलने की कोई मतलब इसमें गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इसलिए आपके अपने हाथ से बनाओगे तो ज़्यादा याद रहेगा। और अगर आप पीडीएफ लेकर के पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये कोई पर्सन नहीं है, इस तरीके से वो याद हो जाएंगे अपने और कंठस्थ हो जाएंगे बार बार। ये तो ये एक बार लिखोगे तो अपने आप ही समझ में आने वाली चीज़ है, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। ए, आ, ई, उ ऐसे कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, अपने पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, परंतु ये लिखने यानी लिखने के बाद में ये समझ में आने वाली चीज़ है। अगर ये समझ में आ गई तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी।
आगे चलते हैं, संधि यानी टॉपिक चल रहा है अपना व्यंजन किसे कहते हैं। अब स्वर की बात हो गई, अब अपने बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजनों की बात करते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से, यानी जो वर्ण, ठीक है, और किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यानी ये तो है तो वर्ण ही सारे, यानी स्वर है वो भी वर्ण है और ये व्यंजन है वो भी वर्ण है, इसलिए जो वर्ण वो अपने स्वतंत्र रूप में बोले जा रहे हैं और ये अपने स्वतंत्र रूप में नहीं बोले जा रहे हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन उसे कहते हैं अपने जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी मूल रूप से व्यंजन अगर बात करें, मूल रूप से व्यंजन यानी स्वर रहित होते हैं। अगर मूल रूप इनका बात करें तो ये स्वर रहित होते हैं, ये 33 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, ये 33 होते हैं। अब 11 वो हो गए और 33 ये हो गए और टोटल कितने हो गए, 44। तो 44 यानी टोटल हो गए और इसलिए इनमें से 11 वो निकाल देंगे तो ये बाकी बचे इसमें 33 ये व्यंजन हो जाएंगे। मूल रूप में व्यंजन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं मूल रूप में व्यंजन, यानी मूल रूप में वो सारे के सारे 33 के 33 व्यंजन है, सारे के सारे हलंत वाले होंगे। कौन से वाले होंगे, हलंत वाले होंगे। अब इनमें से क्या हलंत इसलिए लगा दिया क्योंकि इनमें मूल रूप में क्या है, इसमें मूल रूप में इनमें स्वर नहीं है, मूल रूप में स्वर नहीं है और जब ये स्वर मिल जाएंगे उसके बाद में व्यंजन ये पूर्ण हो जाएंगे अपने आप में। इसलिए मूल रूप में स्वर जो है, अपने मूल रूप में व्यंजन जो है वो हलंत सहित है। और हलंत रहित जो होंगे ना, हलंत रहित यानी जो अपने हलंत रहित का मतलब जैसे मान लो कि स्वर उसमें मिल गए तो हलंत रहित हो गए। और अब अपने क्या बोलेंगे इसमें, स्वर रहित, यानी स्वर रहित अपने व्यंजन कौन कौन से, इनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। ये सारे व्यंजन लिखेंगे। क वर्ग का, जो क वर्ग के व्यंजन है यानी क ख ग घ अंग, इसका उच्चारण क्या होगा, अंग। और च छ यानी इसके नीचे हलंत है, च छ यानी ये अगर बात करते हैं ना तो सही इनका उच्चारण तो ये होता है क ख ग घ घ, यानी ये लंबे समय तक, यानी अपने इसके समय अंतराल जो है ना वो लंबा नहीं खींच सकते, यानी तुरंत, यानी बोला और वहीं खत्म। जैसे मान लो क और ख और ग यानी ग और अंग, इस तरीके से अपने बात करेंगे। च यानी छ ज ज य। और अगर इसको स्वर सहित बोलेंगे तो क ख ग ग अंग, इस तरीके से अपने बात करेंगे तो फिर ये यानी बोलने के उच्चारण का समय जो है ना वो ज्यादा, यानी थोड़ा सा यानी लंबा हो जाएगा इससे, यानी स्वर रहित वाले से। और स्वर सहित जो व्यंजन होंगे ना उनमें ये जो समय होगा वो लंबा हो जाएगा। क ख ग घ अंग, च छ ज ज, इस तरीके से अपने बात करेंगे। तो ये अब मूल रूप में व्यंजन है, इनके उच्चारण में ठ ठ ड ड अण, त थ द द न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श है। ये सारे यानी 5 5 10 15 20 25 और ये 8 कितने हो गए, 33 हो गए। टोटल कितने व्यंजन हो गए ये, यानी स्वर रहित, ये टोटल हो गए 33। टोटल कितने हो गए, 33 व्यंजन हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी स्वर युक्त व्यंजन। अब स्वर युक्त व्यंजन की बात करते हैं। स्वर युक्त वही हलंत हटा दो, इनमें अब उच्चारण करेंगे तो इसका जो उच्चारण है वो थोड़ा सा इसमें क्या ध्वनि चेंज हो जाएगी। क ख ग घ अंग, यानी देखो ये देखो अंग, पंचम अक्षर जो है ना क वर्ग का पंचम अक्षर, इसका उच्चारण अंग ही होगा, अंग। अड़े अड़े नहीं होगा, अड़े तो जब अपने वर्ण विचार करेंगे ना तो यहां पर आएगा वो अड़े, ये ऐसे बोलते हैं अड़े। ठीक है, इसको अड़े, ये उत्क्षिप्त व्यंजन बोले जाते हैं। ये अपने वर्ण विचार करेंगे उस टॉपिक में पूरा, अपने सघोष घोष जो ध्वनियां हैं सब चीजों के बारे में अपने बात करेंगे, ये पूरा यानी संपूर्ण अपने उस वर्ण विचार के बारे में। अभी तो एक बार क्या है कि थोड़े से संधि करने से पहले अपने थोड़े से वर्णों के बारे में और स्वरों के बारे में जान लेते हैं, इसलिए ये करवाए जा रहे हैं। तो स्वर युक्त व्यंजन यानी अपने ये बात करते हैं क से लेकर के अंग तक, फिर छ और च छ ज ज ये पंचम अक्षर है, और ट ठ ड ढ ण ये पंचम है, और त थ द द ध न ये भी पंचम है, और ये भी यानी प फ ब भ म ये पंचम, और ये र ल व अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं इनको, और श श श है
इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो ये टोटल यानी कितने स्वर युक्त व्यंजन, ये अपने पास 33। आगे चलते हैं। अभी बेसिक यानी सामान्य यानी आपको बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि अपने डीपली बता करके ये इस टॉपिक को यानी वर्ण वाला जो वर्ण विचार टॉपिक है ना उसको अपने ऐसे नहीं कर सकते भी हाँ इतना बता दिया इतना नहीं है। वर्ण विचार बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही मतलब समझने वाला टॉपिक है। ऐसे नहीं कि आसानी से अपने ये वर्ण बता दिए और व्यंजन बता दिए इतने में कंप्लीट नहीं होने वाला है, वो बाद में करवाएंगे। अभी तो आप जैसे मान लो कि नजदीक जो एग्जाम है ना उसको देखते हुए पहले टॉपिक उसको उठाए गए ताकि अपने बात करेंगे। और ज्यादा नहीं, इसमें संधि को समझने के लिए अपने को ये अपने वर्णमाला स्वर व्यंजन के बारे में समझ लेना, तो उसके बाद में संधि अपनी बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। नासिकीय व्यंजन यानी अपने अभी बात की थी, ये सारे के सारे पंचम अक्षर जो है ना, ये पंचम वर्ण जो पंचम व्यंजन है, ये सारे के सारे नासिकीय व्यंजन है। ठीक है, इनको यानी जैसे ये अपने कंठ, तालु और मूर्धा या फिर तालव्य या फिर ओष्ठ्य इनके साथ साथ में बोलेंगे। इनके साथ साथ में यानी जब बोलेंगे तो नाक की ध्वनि यानी नाक से भी हवा या प्राण वायु जो है वो निकलेगी, साथ साथ में इस नाक का भी यूज होगा। अगर अपने बिना नाक यानी अपने श्वास निकाले या हवा निकाले अपने तो उसको बोलेंगे तो नहीं बोल सकते। अगर नाक बंद करके आप मैं बोल के दिखा दो नहीं बोल सकते, और यानी नाक बंद करके आप अंगय बोल के दिखा दो नहीं बोल सकते, यह नहीं बोल सकते, अणय नहीं बोल सकते। तो ऐसे अपने क्या है कि ये इनको नाक के साथ इसका जो मतलब लिंक है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, नासिकीय वर्ण या व्यंजन बोला गया। अंतस्थ व्यंजन यानी इनको बोलते समय अपने अंदर ही रहेगा, ये नहीं हुआ कि जैसे य, र, व और ल ऐसे अपने बात करेंगे ना तो ये अंदर ही अंदर बोले जाएंगे और इसमें कोई किसी प्रकार के जो मुख का अंग जो है ना वो इसमें काम में नहीं आएगा। इसलिए इनको अपने अंतस्थ व्यंजन, जैसे मान लो कि इनको बोलते हैं य, र, तो अंदर से जैसे जो प्राण वायु वहीं आकर के यानी अपने गले तक या कंठ तक रुक रही है, तो ये य, र, ल, व, इसलिए अपने इनको बोलेंगे अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन जैसे अपने इनका उच्चारण करते हैं श और श, स, है, जब भी अपने ऊष्मीय व्यंजन तभी यानी इनका उच्चारण करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मान लो कि ऊष्मा यानी जो अपनी प्राण वायु वो निकल करके अपने किसी अंग से यानी टकरा करके, तालु से, कंठ से टकरा करके और जीभ से और दांतों से टकराते हुए वो क्या हो रही है यानी गर्म हो रही है, इसलिए ऊष्मा दे रही है। इसलिए अपने इनको बोलते समय क्या देते हैं यानी ये अपने ऊष्मा देते हैं या गर्म होती है वायु, इसलिए इनको इनका नाम भी ऊष्मीय व्यंजन रखा गया है। संयुक्ताक्षर यानी ये संयुक्ताक्षर जैसे मान लो क्ष और त्र और ज्ञ और स्र, ये चार अक्षर जो है ना, ये चार वर्ण, ये है अपने संयुक्त अक्षर, इनको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। इसलिए संयुक्त है, ये दो किन्हीं दो वर्णों के मिलने के बाद में ये संयुक्त हुए हैं, या किन्हीं दो के या तीन के ऐसे। ठीक है ना, नासिकीय पढ़ लिया, अंतस्थ पढ़ लिया अपने, और उसमें पढ़ लिया और संयुक्त अक्षर। इनका विस्तार अथवा अक्षरिक खंड, इनका अक्षरिक खंड करते हैं। अक्षरिक मतलब अक्षर के रूप में अपने क्या करते हैं, इनको खंडित करते हैं, इनको यानी और इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते इनको, यानी खंड खंड करके अपने देखते हैं। क्षय, क्षय में क्या क्या चीज शामिल होती है, क हलंत वाला यानी हलंत से क और श और उसके बाद में ए, ये तीनों वर्ण मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्षय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्षय बन जाएगा। यानी त हलंत यानी स्वर रहित है, त और र ये स्वर रहित है और इसमें ए साथ में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, त्रय बन जाएगा। और उसके बाद में जय यानी जय के साथ में यानी याद रखना भी ये जय और ये दोनों मिलेंगे और उसके बाद में ए स्वर मिलेगा, तब ये जाकर के क्या बन जाएगा, ये ज्ञ बन जाएगा। इस अगर इनको देखें तो इनका उच्चारण यानी क्या होना चाहिए, जय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जय। जैसे विज्ञान, जैसे मान लो ज्ञान, ऐसे अपने कह सकते हैं इनको, परंतु ये बोलचाल में क्या है, ज्ञान और विज्ञान और ज्ञानी, ऐसे अपने बात करते हैं। तो ऐसे मतलब जय, इनका उच्चारण तो यानी स्टार्ट, इनको अगर अक्षरिक खंड करके देखते हैं तो पहले जय आता है, और जय यानी जब इसको पूरे शब्द का उच्चारण करते हैं तो जय गायब हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ बोलचाल की भाषा में ये नहीं आ रहा है, और उनको अक्षरिक खंड करके और विस्तार करके देखें तो इसमें जय आएगा। और श्रय में जैसे श्रय है, इसमें कौन कौन शामिल है, यानी जैसे मान लो कि ये मूर्धन्य है यानी ये जो तालव्य है ये आएगा, ठीक है, और रे आएगा, हलंत यानी स्वर रहित आएंगे, और उसमें यानी जो अक्षर अपने जो स्वर है वो इसमें शामिल हो जाएगा। इसलिए टोटल मिलाकर के अपने इनको जोड़ेंगे या इनका जो एक अक्षर में रूप में करेंगे तो ये संयुक्त रूप में ये क्या हो जाएगा, श्रय के रूप में आ जाएगा। हिंदी में ज्ञ यानी हिंदी का जो ज्ञ का उच्चारण आजकल क्या होने लगा है, ज्ञ ऐसे होने लगा है। ज्ञ का उच्चारण यानी
ग, ग आधा और ये ग होता है, इसलिए इसका विस्तार, यानी इसलिए इसका विस्तार ग और ये स्वर रहित प्लस में ए, ठीक है, और बराबर में ग की तरह भी अब होने लगा है, की तरह भी अब होने लगा है। परंतु अगर मान लो कि अपने पेपर में, ये तो कहने की बातें हैं सारी, यानी इस तरह से ये बता रहे हैं कि ये होने लगा है ऐसे, परंतु जब अपने पेपर में आता है अगर ग का अक्षरी खंड पूछ लिया जाए तो इसे अपने सही बोलेंगे, इसे अपने सही मानेंगे, यानी और क का अक्षरी अपने क्ष का अक्षरी खंड पूछ लिया जाए तो क क्ष यानी स ये आएगा, और त्र का पूछ लिया जाए तो त र और ये अपने ए, और ग का पूछ लिया जाए तो ज, ज यानी ज से प अपने स्टार्ट करेंगे, ज और ये और प्लस में ए, और इसी तरीके से श्रेय का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये सारी की सारी यानी अपने व्यंजन से लेकर के यानी स्वर से लेकर के व्यंजन और व्यंजन पे संयुक्त अक्षर पर आकर के ये बात रुकी है। यहाँ से अनुस्वार, अनुस्वार में बात करते हैं अपने, एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, अभी दिक्कत आ रही है माइक में। अनुस्वार, अनुस्वार में देखो, ये देखो अनुस्वार इस तरीके से अगर मान लो किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगे, अनुस्वार ये बिंदु लग जाए, बिंदी यानी बिंदु लगने के बाद में फिर ये अनुस्वार काउंट होगा। और जैसे विसर्ग कौन से होते हैं, कोई भी शब्द के आगे, यानी शब्द के आगे ये अगर मान लो इस तरीके से अगर शब्द लिखा जाए तो इसे अपने क्या बोलेंगे, विसर्ग। विसर्ग वाले शब्द सारे नहीं होते हैं, विसर्ग वाले शब्द यानी कोई इसमें जो विसर्ग वाले शब्द होते हैं वही इसमें लिखे जाते हैं और वही इसमें संधि में आएंगे। तीन प्रकार के वर्ण होते हैं, तीन प्रकार के वर्ण यानी कौन से, स्वर, व्यंजन, ये विसर्ग, ये अपने बात कर ली, यानी वर्ण होते हैं तीन प्रकार के। वर्णमाला अपने पढ़ी और उसमें विसर्ग भी अपने काउंट होंगे, और वो जैसे मान लो कि अपने अपने वर्णमाला पूरी करेंगे ना उस वर्ण विचार में, तब अपने साथ साथ में उसमें सारे कंप्लीट माने जाएंगे, तब टोटल अपने 52 तक पढ़ेंगे अपने। तो तीन प्रकार के वर्ण यानी स्वर और व्यंजन अपने संख्या में बात कर ली, और उसके बाद में संयुक्त अक्षर है वो भी इसमें काउंट होंगे, फिर टोटल विसर्ग और टोटल जुड़ करके ये 52 आगे तक जाएंगे ये। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के मुख्य रूप से अपने बात करते हैं, यानी वर्ण, स्वर, व्यंजन और विसर्ग होने के कारण, तीन प्रकार के वर्ण होने के कारण, इन तीनों में ही परिवर्तन हो जाने के कारण, यानी संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। तो ये तीनों संधि यानी इस प्रकार से ये संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज अपने बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। कौन सी संधि के बारे में बात करेंगे? स्वर संधि के बारे में। देखो, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ, कितने स्वरों के मेल से? यानी दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। इसलिए स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। यानी पहले स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार या परिवर्तन ही क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाती है। और इसलिए स्वर संधि के क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार इसमें दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा इसमें है गुण स्वर संधि, और तीसरा इसमें है वृद्धि स्वर संधि, और चौथा इसमें है यण संधि, और पांचवा इसमें अयादि संधि है। एक एक या दो दो करके अपने इसको 2-3 दिन में अपने क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। अब बात करते हैं स्वर संधि की, यानी स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? यानी स्वर और प्लस स्वर, यानी स्वर और स्वर साथ में जोड़ेंगे। दो शब्द है आपस में, दो शब्द है, इनको जोड़ना है, तो यानी जो आगे वाला शब्द है उसका पहला अक्षर यानी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, और जो पहले वाला अक्षर है उसका लास्ट क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। दोनों जोड़ेंगे तो स्वर और स्वर दोनों मेल करेंगे तो ही अपने क्या होंगी? स्वर संधि होगी। दीर्घ, अब इसमें दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं, यानी ये 5 प्रकार के पहला प्रकार पढ़ते हैं, यानी दीर्घ स्वर संधि, जब एक ही स्वर के दो रूप, एक ही स्वर के क्या रूप है? दो रूप। दो रूप मतलब एक तो ह्रस्व और दूसरा इसमें दीर्घ। ह्रस्व वाले कौन से हैं? जैसे मान लो कि ए और ई और उ, यानी री वाला इसमें काउंट इसमें नहीं कर रहे अपने, क्योंकि ये देखो ह्रस्व स्वर में आते तो 4 है, अब इसमें तीनों को अपने बात करेंगे, और दीर्घ वाले ये 3 उठाएंगे इसमें से, यानी इन्हीं से यानी बड़ा रूप ये बनता है, आ बनता है और ई बनता है और उ बनता है। एक दूसरे के बाद जाए यानी आ जाए तो दोनों मिलकर के उसी स्वर का दीर्घ वाला रूप या दीर्घ वाला स्वर अर्थात आ बना देंगे या ई बनाएंगे और उ बना देते हैं या उ हो जाता है, तो अपने क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। यानी दो रूप जैसे ए ई उ और दीर्घ जैसे मान लो आ ई उ,
एक दूसरे के बाद आ जाए, एक दूसरे के बाद आ जाए, यानी कोई भी छोटे वाले बड़े के बाद, बड़े वाला छोटे के बाद, इस तरीके से अगर आ जाए तो अपने क्या बोलेंगे, इन दोनों के मेल से इन सभी के यानी दीर्घ वाले इतने स्वर और अपने ह्रस्व वाले इतने 3 स्वर और दीर्घ वाले 3 स्वर, ये दोनों मिलकर के आप कैसे ही मिलेंगे, तो ऐसे मिलकर के दीर्घ वाला रूप बना देंगे, ये तीनों रूप ऐसे बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ये रूप बनेगा इनका, देखो ठीक है, और ये रूप बनेगा और ये रूप बनेगा, दिख रहा है आप सभी को। अब देखो इसमें ये रूप बनेंगे, ए और ए मिलकर के क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है, और ए और आ मिलकर के भी क्या बनेगा, आ बनेगा, और आ और आ यानी आ और ए मिलकर के भी क्या बनेगा, आ बनेगा, और आ मिलकर के भी क्या बनेगा, आ बनेगा, यानी इनमें आ ही बन रहा है, इसमें यानी ई बन रहा है, इसमें ऊ बन रहा है, तो ये किन से मिलकर के बन रहा है, ये अपने ही स्वर, अपने ही जैसे स्वर से ये मिलकर के बन रहे हैं। जैसे मान लो कि ए और ए मिल गए तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा, और शब्द के अंत में यानी ए है और इधर वाले प्लस वाले शब्द यानी पहले में क्या है, आ है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, आई बनेगा। अगर मान लो पहले वाला जो शब्द है उसमें अंत में आ है और जो आगे वाला शब्द है उसके पहले में ए है, तो दोनों मिलकर के आई बनेगा, यानी ये भी आ ही बनेगा। दोनों शब्दों के, एक तो शब्द के अंत में और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में आ है तो भी आ बनेगा। ऐसे शब्द अपने बात करेंगे। इसी तरीके से ई वाले शब्दों में भी यानी ई है तो भी ई बनेगा। इसी वाले यानी ऊ वाले शब्द है, ऐसे भी अपने यानी ऊ वाले तो भी ऊ बनेगा। ऐसे आपको याद रखने भी सारे, तब जाकर के ये यानी दो शब्द है। जैसे मान लो कि ये शब्द है, ये शब्द है विक्रम, ठीक है, और ये शब्द है अब्द, ठीक है। इसमें देखो यानी विक्रम ऐसे लिखा हुआ है, विक्रम ऐसे अपने कह सकते हैं कि इसको अक्षरी खंड करें तो दो शब्द है, ये दो शब्द यानी प्लस लगे हुए ना, तो इसमें क्या है मैं में, यानी अब अक्षरी खंड करेंगे तो मैं के अंदर ए शामिल है और इसमें ए शामिल है, ये ए दिख रहा है अपने को और इसमें ए दिख नहीं रहा है परंतु इसमें शामिल है ए। यानी जब भी यानी तब यानी जब स्वर मिलते हैं तब ये क्या होते हैं, यानी व्यंजन पूर्ण होते हैं। अब ये अगर ए नहीं होगा तो ये हलंत वाला अगर मैं होगा तो फिर ये जुड़ेगा नहीं, फिर ये इसमें स्वर संधि में आएगा नहीं। तो इसलिए जैसे मान लो कि अपने बात करते हैं इस विक्रम शब्द है, इस विक्रम शब्द में व ये हलंत वाला, उसके बाद में ई यानी छोटी मात्रा है तो ई, और उसके बाद में क हलंत वाला, रे हलंत वाला, रे इसमें पूरा है। विक्रम में देखो रे इसमें पूरा है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये ए, और उसके बाद में मैं, और उसके बाद में ए, ठीक है। और इतना यानी पहले शब्द का इतना खंड हो गए, ठीक है। और उसके बाद में दूसरे यानी दूसरा शब्द जो है इसमें अब दीर्घ है, ए तो है इसमें, ठीक है, और प्लस में इसमें क्या है बै, यानी आधा ही दीर्घ है बै इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा बै हलंत वाला हो जाएगा, इसके आगे यानी स्वर नहीं लगेगा दै, और उसके बाद में ए, ये पूरा यानी जो कंप्लीट यानी इधर वाला शब्द है इसको अक्षरी खंड के रूप में ये पूरा हो जाएगा। अब देखो पहले वाले शब्द है उसके अंत में क्या है ए, और जो दूसरे वाला शब्द है उसके प्रारंभ में क्या है ए, और दोनों ए और ए जुड़ करके यानी दोनों देखो ए और ए जुड़ करके क्या बनेगा आ बनता है। तो अब अपनी जोड़ेंगे इनको तो क्या बन जाएगा आ बनेगा, आ की ध्वनि आएगी, फिर जोड़ेंगे तो विक्रम और ए, और ये ए बन करके क्या बन जाएगा विक्रमाब्द, विक्रमाब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये विक्रमाब्द बन जाएगा। इसी प्रकार देव, देव है तो देव के आगे देखो इसमें ए की ध्वनि है और इधर आ की ध्वनि है, इसलिए अपने बात की थी यानी पहले ए की ध्वनि और उसके बाद में आ की ध्वनि, तो दोनों मिलकर के क्या बनेगा आ ही बनेगा। इसलिए जैसे मान लो कि ए और आ मिलकर के ये आ बन जाएगा, तो देव आल्य यानी ए और ए जुड़ करके क्या हो जाएगा आ ही हो जाएगा, तो देवाल्य बन जाएगा। अब इनको अलग करेंगे ना तो ये अपने को पता होना चाहिए भी इसमें देव शामिल है और इसमें आल्य शामिल है, ऐसे नहीं है। जैसे मान लो कि अपने आपके सामने ये शब्द आ गया, ठीक है भाई, बताइए आप इसको तोड़ करके बताइए या इसका विच्छेद कीजिए, संधि का यानी शब्द का विच्छेद कीजिए। तो आपने ऐसे लिख दिया देव, ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया देव और प्लस एल, अगर ऐसे लिख दिया तो इनको जोड़ेंगे तो सही हो जाएगा,
इनको अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देवालय बन जाएगा। परंतु ये शब्द क्या है, यहाँ पर अले है, इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसका विच्छेद भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये ध्यान रखना आपको, इसमें अल्य लगा होगा तो ये क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये देवालय बन जाएगा। परंतु ये नियम तो फॉलो कर रहा है, परंतु यहाँ पर शब्द क्या है, गलत है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे महात्म्य, महाअमात्य, यानी महाअमात्य लिखा हुआ है, महा और अमात्य, ये आ की ध्वनि है और ये भी ए की ध्वनि है। तो आ और ए की ध्वनि, जैसे मान लो कि अपने ए और आ की ध्वनि, यानी महा और ये वाला, ठीक है, यानी आ और ए की ध्वनि दोनों को जोड़ेंगे तो आ बन जाएगा, तो महामात्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महामात्य, यानी महा, इसमें ए ये शामिल हो जाएगा इसमें, तो महामात्य ये बन जाएगा। इसीलिए महा आत्मा, आ इसमें जुड़ जाएगा और इसमें क्या है, आ, तो दोनों आ और आ जुड़ करके क्या बन जाएगा, आ ही बन जाएगा, इसलिए महात्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये महात्मा बन जाएगा। और इसमें देखो ई और ई, जैसे मान लो कि ये ई है, ठीक है, और ये बड़ी ई है, ठीक है, ऐसे अगर बात करें ये दोनों जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। अब ये ई, इनमें से देखो, जैसे मान लो कि अपने बात करते हैं, ये अभी, ये हलंत लगा दिया, ठीक है। अब इसमें से ई निकाल ली बाहर, ई निकाल ली तो ये लो ई जोड़ दी, ठीक है, इसमें ई अलग कर दी। अब इनको जोड़ेंगे तो अभी बनता है ये वाला भी, और उसके बाद में प्लस, उसके बाद में ई बड़ी, ठीक है, और उसके बाद में प आधा, और उसके बाद में सा, यानी इप्सा, ये जोड़ देते, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बड़ी ई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। और बड़ी ई को अगर मान लो, अब इनको बचे हुए जो अक्षर है इनको जोड़ेंगे तो ये देखो, ए ब, और प्लस में ई, और प्लस में प, ये तो जुड़ गया आपस में, दोनों जुड़ गए तो एक हो गया, और ये सा, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे, जो अक्षर यानी जो व्यंजन स्वर रहित है उसके आगे अगर मान लो स्वर है तो वो उसके साथ में लग जाएगा, उसकी मात्रा के रूप में लग जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ कोई नहीं है स्वर और यहाँ लगे हुए स्वर आप इसमें शामिल है, अब ये सिंगल है तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये भय में मिल जाएगा, ए भी, यानी बड़ी भी है, यानी बड़ा भी है, यानी ई बड़ा है तो इसमें बड़ी मात्रा आएगी, अभिप्सा। ऐसे ये आपको समझ में आ गई होगी सारी कहानी, ठीक है। ये देखो ऐसे अभिप्सा ये हो जाएगा। इसी तरीके से आत्मा वाला है, ये महान अमात्य वाला है, आल्य वाला है, विक्रमाब्द है, ये सारे ऐसे ही बनेंगे सारे शब्द। आगे बात करते हैं, अब कुछ शब्द उठा लेते हैं। तो पहला जो अपने बात की थी, ए और ए मिलकर के क्या बनता है, यानी आ बनता है। तो ऐसे ए और ए वाले उदाहरण अपने बात करते हैं। अब है और इसमें देखो लास्ट में ए है और इधर भी क्या है, ए है, तो दोनों जुड़ करके क्या बन जाएगा, अभ्यारण्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अभय अभ्यारण्य, ठीक है, ध्यान रखना है। ये संधि यानी शब्द शुद्धि के अकॉर्डिंग भी अपने ये सही मानना है, इस तरीके से ये ध्यान रखना है भी आपको। अगर शब्द शुद्धि के अंतर्गत ऐसे, जैसे मान लो कि शब्द शुद्धि में कई बार आते हैं ऐसे लिखा आता है और आप स्पीड में ऐसे लिख दो अभ्यारण्य, ठीक है, ठीक है, ये गलत माना जाएगा। अभय यानी अभय पूरा इसमें, अभय और अरण्य यानी अरण्य जंगल होता है, अभय यानी भय रहित जंगल, यानी जैसे अपने क्या बोलेंगे, अभयारण्य। अब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ की ध्वनि आ रही है। इसी तरीके से परम और अर्थ, परम अर्थ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए और ये ए दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, आ, तो ये परमार्थ, क्या बन जाएगा, परमार्थ। ये देखो परमार्थ शब्द से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि उत्तम अंग है, देखो उत्तम और मैं, यानी ए की ध्वनि है, इसलिए ये ए की ध्वनि है, ठीक है ना। ए और इसमें अगर दोनों जुड़ेंगे तो ये ए और ये ए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में मिलेंगे तो ये देखो आ बन जाएगा। और अगर अनुस्वार इसके ऊपर है तो अनुस्वार लगा दो तो ठीक है। उसके बाद उत्तमांग, क्या बन जाएगा, ये उत्तमांग। और इसी तरीके से श और फिर अष्ट, फिर उसके बाद में अंग,
देखो इसके यानी इसमें भी ए है और इसमें शुरुआत में ए है और इसके लास्ट में भी ए और इसके शुरुआत में भी ए है, तो ये आपस में जुड़ेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ हो जाएगा। इसलिए अपने अब जोड़ेंगे तो पहले तो ये से अष्ट के साथ में ये क्या हो जाएगा, सा, फिर ये ए तो इसके साथ साथ हो गया ना, आ की ध्वनि आ गई, फिर से और टे, सास्ट, फिर ये टे, टे के साथ में ये ए जुड़ेगा, तो ये ए जुड़ेगा तो इसका मतलब ये ए जुड़ करके ये टे के आगे आ की ध्वनि और ऊपर अनुस्वार और ये हो जाएगा ग लग जाएगा, तो साष्टांग क्या बन जाएगा, ये साष्टांग बन जाएगा, साष्टांग। इसी तरीके से यानी से इसके साथ में ए है और ये ए है, तो ये क्या बन जाएगा, शारद शती, शारद, शारद शती। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझना है, अगर नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा देखो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मिस्ट, ये इसमें ए की ध्वनि है और इसमें भी ए है, तो दोनों मिलकर के ए और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिस्ट, मिस्ट ये हो जाएगा, और ए इसमें मिल गया तो इसमें आगे ध्वनि आ गई मिष्टान, और आगे न है डबल दे रखा है इसमें, तो ये मिष्टान, ये भी ध्यान आपको रखना है। यानी आप जाओगे तो मिष्टान भंडार लिखा होता है, तो मिष्ठान ठे नहीं है, ये ट है, मिष्टान भंडार है, ये क्या है, मिष्टान भंडार। ऐसे मान लो मिष्टान यानी मिष्ट और अन्न दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, मिष्टान भंडार। ये भी शब्द शुद्धि के अकॉर्डिंग बहुत सारे यानी बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अभ्यारण्य तो काफी बार पूछा गया है और साष्टांग भी काफी बार पूछा गया। आपको संधि आती होगी तो संधि के अकॉर्डिंग अगर सही संधि है तो आप शब्द शुद्धि बिल्कुल एकदम सही एक्यूरेट करोगे आप। ठीक है, जैसे मान लो कि राम अयन, राम अयन, इसमें क्या है, जैसे मान लो राम ए की ध्वनि है और ए मिलकर के क्या बन गया, राम यानी रामा, क्या बन गया, रामा, फिर यन लिखा हुआ है, यन। अब नए का क्या होता है ये, अब इसमें तो यानी इसके अकॉर्डिंग भी यानी स्वर संधि के अकॉर्डिंग भी आता है रामायण, यानी रामायण, स्वर संधि के अकॉर्डिंग तो ये राम से रामा बन गया, ठीक है ना, रामायण यन बन जाता है। उसके बाद में ये क्या होता है कि ये व्यंजन संधि में भी इसको आगे अपने बात करेंगे, यानी नए का अणय हो जाता है, नए का क्या हो जाता है, अणय हो जाता है, सही शब्द के रूप में अपने ये रामायण ही इसमें आता है। तो ये ध्यान रखना भी आप, ये अगर मान लो ये पूछ लिया जाए तो राम प्लस अयन, अगर मान लो रामायण पूछ लें तो इसमें से पूछ ले व्यंजन संधि है या फिर स्वर संधि है, तो आप में से यानी इन दोनों ऑप्शन दे करके नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसमें स्वर संधि भी सही है और व्यंजन संधि भी सही है। तो ऐसे मतलब व्यंजन संधि यहाँ काम करती है और स्वर संधि यहाँ यानी मैं के ऊपर, यानी यहाँ पर आ की ध्वनि आ रही है ना, यहाँ पर ये काम करती है। इसलिए आप ये दोनों ऑप्शन दे करके नहीं पूछेंगे। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि रामायण का विच्छेद कीजिए, तो आपको यानी रामायण में ऐसे नहीं करना है, राम और प्लस अयन ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर अयन कर दिया, ऐसे मान लो अयन कर दिया तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, से अवधान, तो ये क्या हो जाएगा, सावधान, सावधान। ठीक है, और स्व अधीन, तो वह इसमें आए और इसमें है, तो ये वा की ध्वनि यानी आ की ध्वनि लग जाएगी, स्वाधीन, स्वाधीन। और अक्ष और अंश, तो ये क्या हो जाएगा, अक्षांश, अक्षांश, ये अनुस्वार आ जाएगा साथ में, अक्षांश यानी अक्ष और प्लस में अंश, तो इसमें ए की ध्वनि है और इसमें ए, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। अधिक, अधिक प्लस अंश तो अधिकांश, अधिकांश। ठीक है, और अस्त प्लस अचल, अस्ताचल, अस्त और अचल दोनों ये ए मिलकर के ये है और ये दोनों मिलकर के आ की ध्वनि देगा, तो ऐसे में अस्ताचल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अस्त अचल। चलते आगे, आगे इसमें अगला उदाहरण है, जैसे मान लो कि ए और ए वाले, ठीक है, ये उदाहरण है। तो ये देखो शस और अंक, यानी शस मानी क्या होता है, खरगोश, जिसके यानी गोद में शस है, तो अपने क्या बोलेंगे, शशांक, इसको चंद्रमा का ये पर्यायवाची है। ठीक है, शशांक।
अनुस्वार अनुस्वार वाला लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ए और ए जुड़ करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आ की ध्वनि हो जाएगा, ठीक है, शशांक। उसके बाद में स और ये ए इसके साथ में जुड़ जाएगा तो सा बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साव्यव, सावयव। अवयव मतलब अंग होते हैं, सवयव सभी सही यानी अंगों सहित, अवयव या अपने अंगों सहित, सावयव। कुश और प्लस में आसन, जैसे मान लो कि ये लिखा होता है कुश, कई बार ये प्रश्न आपके सामने आया होगा, मतलब परीक्षा में ये आ भी सकता है, ये बहुत बार ऐसे प्रश्न ये आते रहते हैं, ठीक है। तो कुशासन आप ये यानी इसको पढ़ करके ऐसे लगाओगे कुशासन, कुशासन का मतलब बुरा शासन, ये कह सकते हैं भाई कुशासन, ये जब प्रत्यय और उपसर्ग इसमें बात करेंगे ना तो वहां पर ऐसे आएगा, तो कुशासन, तो कुशासन का मतलब बुरा शासन, तो अपने ऐसे कर देंगे कु और प्लस में शासन, ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब शासन, तो एक वर्ड पूरा निकल रहा है। तो ये संधि में ये शब्द जो है ना इस तरीके से यानी बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है, और संधि के अंतर्गत ये देखो कुश और प्लस में आसन, कुश घास है, घास को कहते हैं कुश, कुश घास यानी जो महीन घास होती है उसे अपने बोलते हैं कुश, और कुश घास, और ये आसन यानी घास के ऊपर जो बैठे होते हैं ये आसन होता है, उसका मतलब यहाँ पर कुशासन, ये हो जाएगा कुशासन, ठीक है, कुशासन। तो इसलिए यहाँ पर ए की और आ की ध्वनि दोनों मिलकर के क्या हो जाएगी, आ की ध्वनि हो जाएगी, तो कुशासन हो जाएगा। कुसुम आकर, तो ये हो जाएगा कुसुम, कुसुमाकर, ठीक है। प्र प्लस अधीन, पराधीन, पराधीन। उसके बाद जठर अग्नि, तो ये ए और ए क्या हो जाएगा, आ, जठराग्नि, जठराग्नि, जठराग्नि। और जन अर्दन, जन अर्दन, जन अर्दन, इसे अपने बोलेंगे जन और प्लस में अर्दन है तो ये जना और दन, ऐसे जनार्दन, ठीक है। तीर्थ अटन, तीर्थ, ठीक है, आ की ध्वनि हो जाएगी यहाँ पर तीर्थाटन, ठीक है। और जीव अश्म यानी जीव, और ये आ की ध्वनि हो जाएगी जीवाश्म, क्या हो जाएगा, जीवाश्म। और ये तिल अंजलि यानी तिल, तिल, तिला यानी ए हो जाएगा, ये ए और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगी, इसलिए तिलान, ये अनुस्वार लगा हुआ तिलांजलि। आप साथ साथ में लिखते जाओगे अपनी कॉपी में तो अच्छे तरीके से ये आपको याद हो जाएगा। देश अंतर, देशांतर, ये अनुस्वार लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर अपने आ की ध्वनि आ जाएगी देशांतर, ठीक है। आगे अंत्याक्षरी यानी अंत्य, ये इसके ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, न भी लगा सकते हैं इसमें, तो अंत्य, और ये या की ध्वनि हो जाएगी, और अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गए भाई, ये सारे सारे शब्द इसमें कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं, इसमें ये सेम ही है वही, यानी ऊहापो है, ऊ हा, ये ए और इसमें ए मिलकर के क्या हो जाएगा, आ की ध्वनि आएगा, ऊहा पो है, ऊहा पो है मतलब असमंजस की स्थिति में ऊहा पो है। और उप अध्याय, तो क्या हो जाएगा, उपाध्याय। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध, ऊर्ध्वाधर, यानी पहले ऊर्ध्व लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऊर्ध्व लिखा हुआ है, ये बाद में ये क्या लिखा है, अधर लिखा हुआ है। तो जैसे मान लो कि ऊर्ध, ये लिखो ऊर्ध्वा, ठीक है। अब दोनों मिलकर के ए और ए मिलकर क्या हो गया, आ हो गया, ऊर्ध्वा, फिर धर आ गया, ऊर्ध्वाधर। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर, क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। बहुत सारे यानी बच्चे ऐसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर नहीं होता है ये,
ऊर्ध्वाधर होता है। अगर इसको अच्छे तरीके से आप पहचानो भी रे कहाँ बोला जा रहा है और कहाँ पर लगा हुआ है, तो ये ऊर्ध्वाधर यानी ऊंचाई की तरफ, ऐसे अपने बोल सकते हैं। यानी ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊंचा और अधर का मतलब होता है नीचा। तो ऐसे में अपने ऊर्ध्वाधर रूप से अपने कह सकते हैं कि ऊंचाई से नीचे या ऊपर, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे मतलब अपने बोलते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपने क्षैतिज बोलेंगे। तो इसको अपने ऊर्ध्वाधर, ये शब्द इसमें सही आ जाएगा। क्वथनांक, क्वथ, ये देखो क्वथ यानी जो पानी के उबलने का जो बिंदु है, पानी के यानी गैस बनने का जो बिंदु है, क्वथनांक, क्वथनांक। क्वथन लिखा हुआ है और ये देखो ये जुड़ जाएगा आपस में, क्वथनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वथनांक। इसी तरीके से गीतांजलि लिखा हुआ है, गीत, और ये आ हो जाएगी गीतांजलि, ये लो गीतांजलि। इसी तरीके से गीत अवली लिखा हुआ है, गीतावली, ये लो। ठीक है, इसी तरीके से छिद्र अन्वेषी लिखा हुआ है, तो छिद्र, पहले छिद्र, फिर यानी ए की ध्वनि है तो छिद्रा, फिर उसके बाद में आगे शब्द लिखा है वे वे शी, छिद्रान्वेषी। ठीक है, दाव अग्नि, दाव मानी क्या होता है? जंगल, और अग्नि जो यानी जंगल में लगी अग्नि, दाव वे, ये लिखा हुआ है। ए और ए मिलकर के क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, दावा, दावाग्नि, ये हो जाएगा दावाग्नि। ठीक है, आगे चलते दावानल, यानी दाव मानी जंगल, और वाह और नल, ये देखो ये हो जाएगा दावानल, यानी जंगल में लगी आग। और मध्याहन, मध्य आहन, यानी ये देखो मध्य, ठीक है, और ये ए इसके साथ में जुड़ जाएगा मध्याह, फिर है आधा है तो ये है लगा दिया, मध्याह्न, क्या हो जाएगा? मध्याह्न, यानी दोपहर के लिए कह सकते हैं अपने। और प्र प्लस अर्थी, इसमें भी क्या है? प्र, देखो ये प्र, ये प हलंत वाला, उसके बाद में र, ये हलंत वाला, उसके बाद में क्या है इसमें? ए, ऐसे ये बनेगा प्र। क्या बनेगा? ये प तो अपने आप में आधा है, ठीक है, और ये पूरा लिख करके इसके पैरों में लगा दिया र, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ऐसे लिखा हुआ प्र, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पै पूरा है, ये जो पैर में पड़ा है वो ही सबसे बड़ा है, ऐसे अपने इसको कह सकते हैं, यानी इसको जोड़ सकते हैं भी। ये पै जो अपने आप में पूरा दिख रहा है ये पूरा नहीं है, ये आधा है, और रे जो अपने आप में दिख नहीं रहा है ये पूरा है। तो इसलिए ये अपने कह सकते हैं कि जो जो प्र है इसमें रे क्या है? पूरा है इसमें, यानी पै तो अपने आप में आधा है, ये लो, और रे अपने इसमें क्या है? पूरा है, इसके साथ में व्यंजन है, तो ये क्या हो जाएगा? प्र। तो इसमें देखो ए शामिल है ना लास्ट में, ये देखो ए, और ये ए, इसमें दोनों जुड़ करके आ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो प्रार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रार्थी। और इसी तरीके से सुषुप्त, यानी सुषुप्त, सुषुप्त लिखा हुआ है, और अवस्था, यानी क्या हो जाएगा? सुषुप्ता अवस्था, सुषुप्ता अवस्था, ऐसे हो जाएगा। आगे हुतासन, हुतासन मतलब यज्ञ, और असन मतलब क्या होता है? असन मतलब भोजन, या यज्ञ के लिए सामग्री जो होती है उसे अपने बोलते हैं हुतासन। हुत लिखा हुआ है और आ की ध्वनि आ जाएगी, और ये आ जाएगा हुतासन। ठीक है, ये सारे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अन्न अभाव, यानी अन्न ऐसे लिखा हुआ है, और अभाव लिखा था अन्ना, अन्ना भाव, क्या हो जाएगा? अन्ना भाव। यानी इन शब्दों को लिख करके, यानी एक दो शब्द अलग अलग लिख करके एक ही शब्द में इसको पूर्ण अर्थ है बना दिया जाता है, इसलिए अपने संधि करेंगे, संधि करते हैं इसमें, पूर्ण और अंक, यानी पूर्ण, और ये देखो पूर्णांक, ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक। और काम अयनी, काम और है इसके साथ मिल जाएगा, तो कामायनी, क्या हो जाएगा? ये कामायनी। और उत्तराधिकार, उत्तर, ठीक है, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार हो जाएगा। ठीक है, तथ्य अन्वेषण,
तो तथ्य, तथ्या बन जाएगा, ए साथ में जुड़ जाएगा, तथ्यान्वेषण, तथ्यान्वेषण। और मुर प्लस अरी, तो क्या हो जाएगा, मुर नामक राक्षस है और मुरारी, ऐसे ये अरी साथ में जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रा हो जाएगा और ये अरी है, वैसे ही इसमें शामिल है तो री की मात्रा साथ में आ जाएगी। मुरारी मान ली क्या होता है, यानी कृष्ण जी के लिए ये पर्यायवाची है। त्रिपुरारी यानी त्रिपुर, त्रिपुर रा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, री साथ में जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपुरारी हो जाएगा। ये ए और ए इसमें साथ में जुड़ रहा है इसलिए त्रिपुरा रा की ध्वनि आ रही है। ऐसे में इनको तोड़ के देखेंगे तो कामायनी, काम प्लस अयनी, उत्तराधिकार तो उत्तर प्लस अधिकार, तथ्यान्वेषण तथ्य प्लस अन्वेषण, मुरारी तो मुर प्लस अरी और त्रिपुरारी त्रिपुर प्लस अरी। इसी तरीके से मूल्य प्लस अंकन, तो अंकन लिखा हुआ मूल्यांकन, मूल्य अंकन जोड़ेंगे तो मूल्यांकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। ठीक है, मोह अंध, मोहांध, मोहांध। इसी तरीके से रतन अवली, रत्नावली, रत्नावली। ठीक है, रतन और प्लस अवली तो रत्नावली हो जाएगा। लोहित प्लस अंग, लोहित तो अंग साथ में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोहितांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोहितांग। लाल अंग वाला, ठीक है। और ये वात प्लस अयन, वातायन, वातायन, ये क्या हो जाएगा, वातायन हो जाएगा। विकल प्लस अंग, जैसे मान लो कि विकल, ये देखो विकल, ठीक है, अंग जोड़ेंगे तो विकलांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये विकलांग, कमजोर अंग वाला। शतांश, शतांश, ये देखो शत और इसके साथ में शतांश हो जाएगा तो ये इसकी संधि क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ये सारे शब्द यानी जो अपने इसमें लिखे गए हैं वो सारे के सारे शब्द पूरे लिख दिए हुए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इनको देख लेना। ये इंपॉर्टेंट शब्द है सारे, कोई एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। इसी तरीके से ए और आ वाले शब्दों की बात करें तो यानी ए और आ वाले, आर्य प्लस आवर्त, यानी ऐसे शब्द, यानी ऐसे जैसे मान लो कि ये जुड़ तो जाएंगे। मुरारी, जैसे मान लो कि ये मैं कहता हूं कि आपको ये लिखा हुआ है मुरा, मुरा लिखा हुआ है और प्लस में अरी लिखा हुआ है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मुरारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मुरारी। ये शब्द तो सही बन रहा है परंतु ये भी सही है, परंतु यहाँ पर क्या है, गलती है। तो यहाँ ये गलती है तो इसका मतलब ये संधि सही नहीं मानी जाएगी, इसलिए ये इधर वाले शब्द इनका भी उच्चारण या इनको भी सही तरीके से आपको लिखना आना चाहिए और इधर वाला भी यानी वर्तनी शुद्धि बिल्कुल सही होनी चाहिए, तब जाकर के ये क्या अपने यानी संधि कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपने इस क्लास में इतना ही करेंगे और बाकी जो बचा हुआ काफ़ी मैटर बचा हुआ है इसमें, यानी लगभग 10 स्लाइडें बची हुई है और काफ़ी यानी दीर्घ संधि में थोड़ा सा इसमें और रह गया है और बाकी अपने अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और मानकर चलिए पूरे यानी आपके जो रीट है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और बीएसटीसी, पीटीईटी और आरएएस, यानी ये सारे के सारे एग्जाम इसमें कंप्लीट होंगे और अच्छे से अच्छे उदाहरण यानी बढ़िया बढ़िया उदाहरण यानी आपको मिलेंगे इसमें से। ऐसे नहीं कि कोई किताब की कॉपी, यानी आपकी राघव प्रकाश है जो अपने यानी जो अभी नवीन प्रबोध वाली किताब है या फिर अपनी जो नवीन जो रचना यानी जो पुराने वाली जो अपने व्याकरण है जो स्कूलों में लगती थी वो, और उनके प्लस नोट्स और सारे मिलाकर के ये पूरा सिलेबस आपके लिए तैयार किया गया है। तो ऐसे मत समझ लेना भाई हाँ अपने इसमें से कोई कॉपी यानी करके ऐसे वो दे दी, यानी जो जितने भी उदाहरण अच्छे अच्छे उदाहरण जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं ऐसे उदाहरण अपने उठाए गए हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण उठा करके और ये आपके लिए क्लास तैयार की गई है, तो आप बिलीव कीजिए इस पूरी क्लास पर और करके आप लगाइए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को जो हिंदी से यानी जो जिनके हिंदी की समस्या आ रही है उन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने दोस्तों को यानी शेयर कीजिए और बाकी सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, आगे से आगे ज़्यादा यानी अगर बढ़ाओगे तो आपके लिए ये फ़ायदा ही होगा क्योंकि आपके लिए प्रॉपर क्लास मिल जाएगी और हिंदी की क्लास, जीके की क्लास सब कुछ इसमें कंप्लीट मिलेगा। और वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं बीएसटीसी के उनके लिए तो काफ़ी यानी ये लाभदायक रहेगी क्लास।
और आगे जितने भी हैं सारे एग्जाम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें यानी अपने जो वर्तमान में जो एग्जाम आ रहा है बीएसटीसी वाला, उसके लिए यानी ये लगभग क्या है कि ये जो संधि और ये 13 टॉपिक दे रखे हैं, और बाकी जो बचे हुए टॉपिक है यानी लेवल फर्स्ट की है, लेवल सेकंड की है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जो हिंदी आएगी वो हिंदी कंप्लीटली आपको इसमें प्ले लिस्ट की यानी एक अलग से अपने फोल्डर में मिलेगी, और ये पूरे कंप्लीटली कोर्स मिलेगा आपको, और 1 बाई 1 करके आप अपने टॉपिक यानी जो आपके एग्जाम में टॉपिक आते हैं ना, उसी एग्जाम अपने उसी टॉपिक को आप पढ़ते जाइए, और जो आपके रिलेटेड संबंधी यानी एग्जाम से रिलेटेड है उसी आप टॉपिक को पढ़िए, और जो नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। आपको यानी इस सिलेबस में या आपको इस फोल्डर में आपको पूरा कंप्लीटली हिंदी का सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप यानी अगली अगली क्लास बिल्कुल लगाओगे आप, नेक्स्ट जो बचा हुआ इसमें जो मैटर वो, और उसके बाद में जो पूरी संधि कंप्लीट कर लेंगे 4-5 क्लासों में। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, और धन्यवाद सभी को।